नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रक्षा मिश्रा, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज हब 2025 में। आज 25 जनवरी 2026 है और कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन से मतलब 26 जनवरी के दिन से हमारा देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र होना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, जो सौभाग्य हमें 26 जनवरी के दिन से प्राप्त हुआ। 26 जनवरी को वैसे गणतंत्रता का अर्थ हम जैसे जानते हैं कि प्रजातंत्र से होता है। प्रजातंत्र अर्थात प्रजा का शासन। ये एक बहुत ही सरल भाषा में, और आज तक मुझे तो यही पता था, क्योंकि इस वीडियो के टाइम पर मैंने खूब इसमें रिसर्च की और पढ़ा। तब मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली और मुझे लगा कि शायद बहुत से लोगों को ये बातें ना पता हो। और अगर आपको ये बातें पहले से पता होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। और इसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो अगर चाहते हैं तो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और किस प्रकार की, मतलब मैं जो ये लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ आपको किस प्रकार से पसंद आ रही है, और इनमें जो कमियां हैं वो भी मुझे बताइए, क्योंकि कमियों से ही इंसान सीखता है। और अभी मेरा जो प्रारंभिक दौर है ये वीडियोस बनाने का और आप लोगों से ये इस टाइप का नॉलेज शेयर करने का, उसमें मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी रहता है और उनसे सीखने को भी मिलता है कि मैं कहाँ पर कमियाँ कर रही हूँ और मुझे कहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम 3 डेट्स को साथ में लेके चलने वाले हैं, जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण डेट हैं, हमारे देश के इतिहास में भी अपनी एक अहम भूमिका रखते हैं। जिनमें से पहली डेट है 15 अगस्त 1947, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन मतलब 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। दूसरी डेट जो है वो है 26/11। 26/11 की डेट हमारे देश में दो रूपों में बड़ा ही महत्व रखती है। पहली जो है वो 26/11 के दिन मुंबई में ताज हमला हुआ था, जिसे आज तक पूरा देश याद रखता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि ये घटना थी ही कुछ ऐसी। और दूसरा जो है वो है 26/11 के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब तीसरी जो डेट है वो है 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस। आज इन्हीं 3 डेट्स पर हम बात करेंगे, और हमारी वीडियो की जो यात्रा होने वाली है वो मुख्यतः 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक की होने वाली है। और इस बीच हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे और उसके बाद हम सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे, जिससे कि हमारी एक अच्छी समझ बन पाए। मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि इसके बाद अगर हम 26 जनवरी के बारे में कभी बात करें तो हमारी एक अच्छी समझ इस पर हो और हम लोगों से अच्छे से इसके बारे में बात कर पाएँ। ये सबसे मुख्य जो है 26 जनवरी बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, तो इसके बारे में पता होना आवश्यक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल सोचने का सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बनता है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो आखिर हमने 2 महीने इंतजार क्यों किया 26 जनवरी 1950 का संविधान को लागू करने के लिए। ये बड़ा सवाल है और शायद आप में से कई लोगों के मन में आया भी होगा कभी कभी। मेरे मन में भी आता था, और मुझे इसका उत्तर प्राप्त हुआ जब मैं 12th क्लास में थी। हमारे एक टीचर थे हिंदी के, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मतलब पूरी सभा में ही गणतंत्र दिवस का ही प्रोग्राम था और उसमें उन्होंने पूछा सवाल, और उसके बाद उन्होंने इसका जवाब दिया कि क्यों मनाते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा और कई बार शायद वो सवाल आकर ऐसे ही चला जाता होगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल्ड में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम 4 शब्दों के अर्थ के बारे में डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद हमारी एक पृष्ठभूमि तैयार होगी अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए। हमारी यात्रा जो होगी वो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हमें सबसे पहले 4 शब्दों को और उनके अर्थ को समझना होगा। तो आइए जानते हैं कि वो 4 शब्द आखिर हैं कौन से। उनमें से पहला शब्द है कॉलोनी अर्थात उपनिवेश। इसे हम सरल भाषा में डिपेंडेंसी भी कह सकते हैं। इसको हम ए और बी दो राज्यों के एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें ए बी का उपनिवेश है अर्थात कॉलोनी है। तो ए का बी के ऊपर, सॉरी बी का ए के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा।
चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव पार्ट हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या फिर रिसोर्सेज हो, वो सारे के सारे बी के कंट्रोल में रहेंगे। अब इसे हम भारत और इंग्लैंड के एग्जाम्पल से समझें तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जो है वो इंग्लैंड का एक उपनिवेश हुआ करता था, अर्थात इंग्लैंड का पूरा कंट्रोल था भारत के ऊपर। अब आपको शायद स्पष्ट हुआ होगा। दूसरा जो शब्द है वो है प्रोटेक्टरेट। प्रोटेक्टरेट को समझने के लिए हम फिर से ए और बी किन्हीं दो राज्यों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा, मैं जब बार बार राज्य शब्द का प्रयोग कर रही हूँ तो यहाँ राज्य का अर्थ किसी स्टेट से नहीं है बल्कि देश से ही है। दरअसल हमारी पॉलिटी में हम बार बार राज्य का प्रयोग करते हैं किसी देश के लिए। यहाँ अर्थ देश से ही होता है लेकिन शब्द का प्रयोग हम राज्य करते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बात करते हैं प्रोटेक्टरेट की। प्रोटेक्टरेट का मतलब है कि अगर ए बी का प्रोटेक्टरेट है तो बी जो है ए का डिफेंस को मैनेज करेगा, फॉरेन अफेयर्स जैसी चीज़ों को मैनेज करेगा। अच्छा, इसे हम भारत और इंग्लैंड के संदर्भ में तो उतनी स्पष्टीकरण के साथ नहीं समझ सकते क्योंकि भारत कभी इंग्लैंड का प्रोटेक्टरेट नहीं रहा। हाँ, भारत की कुछ रियासतें रहीं लेकिन भारत पूर्ण रूप से कभी इंग्लैंड का प्रोटेक्टरेट नहीं रहा। लेकिन हम इसे समझ सकते हैं भारत और सिक्किम के एग्जाम्पल से। दरअसल 1975 से पहले सिक्किम जो है भारत का एक प्रोटेक्टरेट हुआ करता था, अर्थात सिक्किम के जो है फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत के कंट्रोल में थी। इसका मतलब है कि अगर सिक्किम पे कोई हमला करेगा तो वो हमला सिर्फ सिक्किम पर नहीं माना जाएगा बल्कि वो भारत पर भी माना जाएगा। और तीसरा जो शब्द है वो है डोमिनियन। डोमिनियन का अर्थ होगा, ए और बी के संदर्भ में हम समझते हैं, अगर ए राज्य बी का डोमिनियन है तो ए का जो है वो केवल डॉक्यूमेंटेशन के रूप में हम कहेंगे कि बी का कंट्रोल है ए के ऊपर, बाकी ए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात हुई। तो दरअसल जैसे ए जो स्टेट है उसका हेड माना है बी का ही हेड माना जाएगा, लेकिन बाकी सारी कंडीशंस में ए स्वतंत्र रहेगा, मतलब खुद के काम खुद से कर पाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी हमें भारत में ही देखने को मिलता है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद और 25 जनवरी 1950 तक भारत जो है इंग्लैंड का डोमिनियन था, अर्थात भारत का जो हेड है वो इंग्लैंड के क्राउन को कहीं ना कहीं माना जाता था। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे लेकिन जब बाद में मैं आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगी तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। अब दोस्तों, हमारा जो चौथा और आखिरी शब्द है वो है सोवराइन। सोवराइन का अर्थ है संप्रभुता। इसको हम फिर से ए और बी के एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें ए का बी से कोई लेना देना नहीं है, ए पूर्ण रूप से आज़ाद है। ए का जो स्टेटस है वो अब स्वतंत्रता का स्टेटस है और जो स्टेटस वर्तमान समय में हमारे देश को भी प्राप्त है। अब दोस्तों, अपनी पहली डेट पर आते हैं जो कि है 15 अगस्त 1947, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिस दिन से भारत आज़ाद हुआ। अब भारत की आज़ादी से मुझे नहीं पता कि आप क्या समझते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की समझ कुछ इस प्रकार से है कि 15 अगस्त के दिन से अंग्रेज भारत छोड़ के गए, इसलिए हम इस दिन से खुद को आज़ाद मानते हैं, इसलिए इस दिन को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। हाँ, ये कुछ हद तक सच भी है और इसका पूर्ण सत्य जानने के लिए हम एक कुछ महीने पहले जाते हैं। महीने भी क्या, दिन पहले जाते हैं। 18 जुलाई 1947 में, जिस दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट को लागू किया गया 15 अगस्त 1947 को। अब इसमें लिखा गया था दरअसल कि ये एक्ट लागू होगा 15 अगस्त 1947 से, ये पहली स्टेटमेंट इसमें लिखी गई थी। अच्छा, आज़ादी से पहले भारत में दो पद हुआ करते थे, वॉइसरॉय का और गवर्नर जनरल का। इस एक्ट की मदद से वॉइसरॉय के पद को ख़त्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल का जो पद होता था उसे जो है बरकरार रखा गया, क्योंकि वो जो समय था भारत में वो ट्रांजेक्शन का फेज था। उस टाइम पे लोग भारत से कहीं ना कहीं इंग्लैंड की ओर शिफ्ट हो रहे थे, तो ये ट्रांजेक्शन का फेज था, इसलिए गवर्नर जनरल के पद को रखा गया ताकि सिस्टम को आसानी से मैनेज किया जा सके। और उस समय क्योंकि हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे तो उन्हें ही गवर्नर जनरल के रूप में रखा गया, क्योंकि उनकी सरकार के साथ एक अच्छी पहचान भी थी, उनका व्यवहार भी अच्छा था और इन कारणों से उन्हें रखा गया। और उसके बाद हमारे आज़ाद भारत के भी एक गवर्नर जनरल हुए, जिसे हम थोड़ी देर में जानेंगे। गवर्नर जनरल के चुनाव के लिए भी दरअसल इस एक्ट में लिखा गया था कि भारतीय कैबिनेट द्वारा ही चुनाव होगा और उसके बाद जो है क्राउन द्वारा उसे अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। हमारा जो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया
उसमें तीसरी चीज़ ये थी कि भारत को 2 डोमिनियन में बाँटा जाएगा। अभी हमने जाना डोमिनियन क्या होता है, तो अब आपकी डोमिनियन जब मैं कहूँगी तो आपकी समझ बन रही होगी कि डोमिनियन से क्या अर्थ है हमारा। तो भारत 2 डोमिनियन में बँटेगा, भारत और पाकिस्तान के रूप में। आप समझे कि 15 अगस्त के दिन हम आज़ाद होने से मतलब ये नहीं है कि हम सोवराइन बन गए, हम बने इंग्लैंड के 2 डोमिनियन, अर्थात इंग्लैंड हमारे ऊपर पूर्ण शासन नहीं करेगा, शासन हमारा खुद का चलेगा, लेकिन इंग्लैंड का जो हेड होगा उसे ही भारत का भी हेड माना जाएगा। मतलब जो इंग्लैंड में जो क्राउन है उसे ही भारत का भी हेड माना जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद एक बड़ा प्रश्न ये था कि आखिर भारत में सारी व्यवस्थाएं चलेंगी कैसे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा गया था कि भारत में सारी व्यवस्थाएं चलेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये एक्ट ब्रिटिशर्स ही भारत में लेके आए थे, जिसमें से हमने लगभग 200 आर्टिकल्स को एज इट इज़ अपने मूल संविधान में भी लिखा हुआ है। आपको बड़ा ही आश्चर्य हुआ होगा ये जानकर, लेकिन ये सत्य है। अच्छा, दूसरी लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने जो है भारतीय संविधान सभा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी कि वो किसी भी प्रकार के आर्टिकल को संविधान में ऐड कर सकते हैं, तथा जो ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात की, ये तब तक मान्य रहेगा जब तक कि भारतीय संविधान बनकर तैयार ना हो जाए। अच्छा, इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने भारतीय संविधान सभा को ये भी अनुमति दी थी कि वो बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पूर्ण रूप से खारिज कर सकते हैं, और जो कि वर्तमान समय में हमारी संविधान सभा ने किया भी। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी 26 नवंबर 1949 की डेट पर, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में भी जानते हैं। ये डेट हमारे देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण डेटों में से एक है। लेकिन उससे पहले, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमारे संविधान निर्माण का कार्य आखिर हुआ कैसे। तो दरअसल भारतीय संविधान निर्माण के कार्य के लिए एक संविधान सभा बनी हुई थी, जिसमें 2 लोग बड़ी ही अहम भूमिका रखते थे, डॉक्टर VR अम्बेडकर और डॉक्टर VN राय। VN रॉय जो थे वो भारतीय संविधान सभा के मेंबर तो नहीं थे, लेकिन सलाहकार थे और बहुत अच्छी नॉलेज जो है संविधान की रखते थे। भारतीय संविधान को बनाने के लिए हमने दुनिया भर के 60 संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद हमारे संविधान को बनाया। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि भारतीय संविधान जो है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है। अच्छा, अब आते हैं अपनी डेट 26 नवंबर 1949 पर। अब आपके मन में ये सवाल बड़े कई बार आता होगा कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर के दिन बनकर तैयार हो गया तो हमने 2 महीने वेट क्यों किया इसे लागू करने के लिए। वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 26 नवंबर के दिन क्या हुआ। दोस्तों, जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। दरअसल 26 नवंबर 1949 को सबसे पहली चीज़ जो हुई वो ये है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना ऐड हुई, जिसमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें लिखी है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ लाइनों पर ध्यान दीजिएगा कि 26/11/1949 के दिन आज हम इसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए। उसके अलावा 26 नवंबर के दिन से हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल भी लागू हो गए थे, जिनमें से हमारे जो नागरिकता के लिए हमारा संविधान का भाग 2 है, उसके कुछ आर्टिकल 5 से 9 तक के आर्टिकल लागू हो गए थे। उसके अलावा आर्टिकल 324 लागू हो गया था, जो हमारे चुनाव आयोग के लिए और उसकी शक्तियों की बात करता है, और ऐसे ही बहुत सारे लगभग 15 आर्टिकल हमारे लागू हो गए थे। अच्छा, 26 जनवरी की बात अगर हम करें कि 26 जनवरी को क्यों चुना गया हमारे जो है गणतंत्रता की तिथि के लिए, तो इसका एक कारण हमें हमारे संविधान का आर्टिकल 394 भी मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान को जो लागू करने की तिथि होगी वो 26 जनवरी 1950 होगी। तो ये एक बड़ा कारण था, लेकिन इसके पीछे की इस तिथि को चुनने का जो कारण था उसके पीछे एक स्टोरी है, उसको जानते हैं। वो स्टोरी दरअसल इस प्रकार से है कि 31 दिसंबर 1929 को जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था, जिसका नेतृत्व नेहरू जी कर रहे थे, और नेहरू जी ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 यानी कि उससे 26 दिन बाद हमारा देश जो है आज़ाद हो जाएगा। उस दिन हमारा देश आज़ाद तो नहीं होता, लेकिन उसके बाद हर साल जो है कांग्रेस के नेता और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। अब क्योंकि हमारे देश को स्वतंत्रता जो मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली, और ये दिन हमारे देश के सभी सेनानियों के लिए बड़ा ही महत्व रखता था, तो जो हमारी संविधान सभा थी उसने डिसाइड किया कि जो भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि होगी वो 26 जनवरी 1950 होगी।
तो ये कारण है कि हमारे संविधान को हमें गणतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी का दिन प्राप्त हुआ। अब हम जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन क्या हुआ। 26 जनवरी के दिन जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ये था कि हमारे संविधान का आर्टिकल 395 अप्लाई हुआ। उसमें ये लिखा गया था कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है और जो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया और भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। उसके बाद क्योंकि उससे पहले हमारे देश का जो हेड था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन था। अब उसके जैसे ही खारिज हुआ, हमारा संविधान जैसे ही लागू हुआ, तो उसके बाद जो हमारे देश का हेड जो बन गए वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए। और हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति बने वो हम सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो कि हमारे संविधान सभा के एक मेंबर भी थे और उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया गया। और उसके बाद अंतरिम राष्ट्रपति बेसिकली बनाया गया और 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। और अंतरिम जो है हमारी जो कैबिनेट बनी वो भी हमारी संविधान सभा ही बनी, क्योंकि हमने जाना था कि हमारे जो संविधान इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, सॉरी, उसके अनुसार भारत जो है इंग्लैंड का एक डोमिनियन है। और जैसे ही आर्टिकल 395 अप्लाई हुआ उसके बाद जो है हमारा डोमिनियन का स्टेटस खत्म हो गया और हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए, यानी सोवराइन की जो स्टेटस है उस पर हम आ गए। अब दोस्तों अपनी वीडियो को अंतिम पड़ाव की ओर लेके चलते हैं और जानते हैं कि राजतंत्र से गणतंत्र तक का ये सफ़र कैसा होता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको कुछ नई चीज़ें अगर सीखने को मिली तो ये भी बताना। और अब जानते हैं कि राजतंत्र से गणतंत्र का सफ़र कैसा होता है, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि गणतंत्रता का अर्थ क्या होता है आखिर। गणतंत्रता कब हम कहेंगे कि सही मायने में कोई देश गणतंत्र है, वहाँ गणतंत्र का शासन है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है कि राजा का बेटा इसलिए राजा नहीं बनेगा क्योंकि वो राजा का बेटा है। मतलब कोई हमें वंशानुगत तरीके से हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। हम राजा के बेटे को राजा इसलिए नहीं बनाएंगे कि वो राजा का बेटा है। अगर वो काबिल है तो उसे राजा बनाएंगे, अन्यथा की स्थिति पर हम किसी भी व्यक्ति को राजा बना लेंगे। जैसा कि हमारे देश में हम कहते हैं कि लोकतंत्र का शासन है, तो और हमारे देश का जो हेड है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तो हमारे देश का अगला राष्ट्रपति इसलिए नहीं चुना जाएगा कि वो राष्ट्रपति का बेटा है, वो इसलिए चुना जाएगा क्योंकि वो इसके काबिल है। अच्छा, दूसरा जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि वही इसी से मिलता जुलता है कि किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगी किसी चीज़ की, मतलब जो व्यक्ति डिजर्विंग है उसी को वो चीज़ मिलेगी। तीसरा जो उसका क्राइटेरिया है वो ये है कि जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो सभी के लिए समान रूप से रहेंगी। किसी को किसी प्रकार का भेदभाव इसमें शामिल नहीं देखने को नहीं मिलेगा और वो पूर्ण रूप से मतलब इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। अच्छा, हमें गणतंत्र का अर्थ समझ आ चुका है कि गणतंत्र आखिर होता क्या है। मतलब जहाँ पर सभी लोगों को कहीं ना कहीं समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, समान मौके मिले। किसी को इस वजह से कि वो किसी एक घर में पैदा हुआ है, किसी एक प्रजाति में पैदा हुआ है, इसलिए प्रिविलेज ना मिले। अच्छा, आप में से कई लोग कहेंगे कि आरक्षण के रूप में कहीं ना कहीं हमारे देश में देखने को मिलता है, तो ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है और इस पर हम बाद में कभी अगर आप चाहें मुझे बता सकते हैं। अगर आप इसमें वीडियो चाहते हैं तो इसमें हम आराम से डिस्कस करेंगे। अब हम अपने राजतंत्र से और गणतंत्र तक के सफ़र को देखते हैं कि वो किस प्रकार का होता है। राजतंत्र से गणतंत्र तक के इस सफ़र को समझने के लिए हम 4 फेजेस का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें से पहला फेज़ हमारा कुछ इस प्रकार से होगा जिसे हम प्योर मोनेर्की कहेंगे। प्योर मोनेर्की मतलब मोनेर्की अपने पीक पर यहाँ पर होगी और इसमें होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो डिजर्विंग है या नहीं है। राजा जो है वो पूरा कंट्रोल करेगा, चाहे वो न्याय के पक्ष में है या फिर विपक्ष में है, यहाँ राजा की ही चलेगी। दूसरा जो है वो है मिक्स्ड मोनार्की। मिक्स्ड मोनार्की में कुछ लोगों को प्रजा के द्वारा भी चुनाया जाएगा, जिसे हम विधानसभा के रूप में देख सकते हैं या फिर किसी रूप में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमारी जो मोनार्की है वो अपने पीक पर होगी, अपने मैक्सिमम स्तर पर होगी, क्योंकि राजा की ही यहाँ पर भी चलेगी। अगर कोई व्यक्ति राजा के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो राजा उसे कहीं ना कहीं साइड हटा देगा। जो तीसरा इसका फेज होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पर राजतंत्र के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, मतलब राजा का बेटा तो राजा बनेगा लेकिन उसे संविधान के अंदर रहकर ही कार्य करना पड़ेगा अगर उसे जनता में टिके रहना है। और दोस्तों, राजतंत्र से लोकतंत्र तक की इस यात्रा का जो अंतिम फेज है वो है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, जो कि हमें वर्तमान समय में भारत में भी देखने को मिलती है। अर्थात संविधान के अनुसार देश चलेगा, ना कि राजा के हिसाब से। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो व्यक्ति राजा बनेगा जो राजा बनने के लायक होगा।
अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने अब संविधान के बारे में जान लिया है, रिपब्लिक के बारे में जान लिया है और अपनी एक अच्छी समझ बना ली है, तो मेरा सवाल कुछ इस प्रकार से है कि आपको क्या लगता है कि भारत किस हद तक रिपब्लिक हो पाया है? रिपब्लिक होने के हमारे पास 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है प्रोसीजरल रिपब्लिक, मतलब कि हम केवल डॉक्यूमेंट्स में रिपब्लिक हैं, पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट्स में हम रिपब्लिक हैं, जहाँ हमने रिपब्लिक होने के जो क्राइटेरियाज दिए थे उनको हम फुलफिल कर रहे हैं। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि सब्सटेंटिव रिपब्लिक, मतलब कि हम वास्तविकता में भी रिपब्लिक है। अब आप मुझे बताइए कि किस हद तक हम डॉक्यूमेंट्स में रिपब्लिक है और किस हद तक हम जो है वास्तविकता में रिपब्लिक है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई है तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा।